गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश यूनिवर्सल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे और वो भी पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि जो मैं आज आपको प्रकाश संश्लेषण बता दूंगा, इस तरह से आपको कोई नहीं बता सकता है। मात्र 25 से 30 मिनट के वीडियो में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना याद रख लीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर में प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि जो हरे पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहने का मतलब होता है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। और हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका मीनिंग क्या होता है। आप देख रहे हैं जैसा कि यह दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो टर्म लिया गया है फोटो और दूसरा जो टर्म है यहाँ पर लिया गया है सिंथेसिस। ठीक, फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना। यानी कि इस दोनों शब्दों का और मिलाइएगा तो अर्थ निकल कर आता है प्रकाश, प्रकाश द्वारा बनाना। इसको लिख सकते हैं टू बिल्ड अप बाय लाइट। ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण वो ऐसी प्रक्रिया होती है, या फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कुछ भी बनता है वो प्रकाश के द्वारा बनता है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या थोड़ा ऐसे सोचें कि अगर मान लीजिए हम लोगों को खाना बनाना है, आपको बोल दिया जाए घर पर आज आपको खाना बनाना है, ठीक ना, भोजन बनाना है। तो भोजन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ आवश्यक चीज़ें चाहिए, जिसके बाद ही आप भोजन को बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। जैसे आप सब्जी बनाना है तो आपको सब्जी लाना पड़ेगा, रोटी बनाना है तो आप आटा लाइएगा, चावल लाइएगा, ठीक ना। इसके अलावा आपको आग भी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बिना आप भोजन को नहीं बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आप भोजन बना रहे हैं, भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है वह आपका क्या हो गया? आटा है, सब्जी है जो आप ला रहे हैं, ठीक ना, चावल है, और जो आग भी है वो भी क्या कहलाएगी? पानी भी उसमें आ जाएगा आपका। ये सब क्या हो जाएगा? चारों पांचों मिलकर वह कच्ची सामग्री कहलाएगा भोजन बनाने के लिए। तो एक मनुष्य की बात हुई जो कि हम डेली यूज़ में करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं यह भी स्वयंपोषी होते हैं, ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम लिखें। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ समझ चुके हैं, क्या इसका मीनिंग होता है। तो अब सीधे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक सामग्री होती है, कच्ची सामग्री क्या होती है। चलिए नोट करेंगे, हेडिंग देंगे यहाँ पर एक छोटा सा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, या इसी को लिख सकते हैं कच्ची सामग्री। ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, कौन कौन सी, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण नाम से ही पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना, फोटोसिंथेसिस,
यानी कि सबसे पहला जो चाहिए आपको यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सूर्य का प्रकाश, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश में, जरूरी नहीं कि उस सूर्य के प्रकाश में ही होगी, ठीक ना। और जो आपका जो लाइट होता है, कृत्रिम जो भी प्रकाश होते हैं, उस प्रकाश में भी आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, याद रखिए। लेकिन अभी हम लोग मेनली क्या होता है, मुख्यतः जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इस पृथ्वी पर वो सूर्य ही है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग सूर्य का प्रकाश से लिखकर चलते हैं। और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह 99.99% जो होता है आपका वह नेचुरल प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में बनाएंगे, ये याद रखिएगा। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। अब देखिए तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सबसे पहला है, यानी सूर्य मान लिया यहाँ पे, तो प्रकाश क्या हो गया यहाँ से आपका प्रकाश ऊर्जा यहाँ से पेड़ पौधों को मिलेगी। जो भी प्रकाश होगी सूर्य से ऊर्जा आती है, किस रूप में आती है, विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है, याद रखिएगा। सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है वो प्रकाश हमें विकिरण ऊर्जा के रूप में मिलता है। और यह भी आपका एक क्वेश्चन बनता है पर्यावरण में, हो सकता है वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है, तो विकिरण ऊर्जा के रूप में, रेडिएशन एनर्जी के रूप में मिलती है, ठीक। अब बात करते हैं, पहला हो गया सूर्य का प्रकाश। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% कहाँ होता है, वायुमंडल में होता है। तो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त करते हैं वह कहाँ से प्राप्त करते हैं, CO2 कहाँ से, वायुमंडल जो होता है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। याद रखें वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा होती है वह 0.03% है मात्रा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, तो 0.03% होती है, ठीक ना। ये भी हमने जान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तीसरा जो जरूरी चीज़ है वह होता है जल, H2, ठीक ना। तीसरा जो जरूरी चीज़ है वह क्या होता है, आपका जल होता है, ठीक। तब देखिए जो जल है, तो पेड़ पौधों को जो जल होता है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे जल प्राप्त करते हैं कहाँ से, H2O कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो मिट्टी से, याद रखिएगा। पेड़ पौधों को जो H2O जो प्राप्त होता है, जल जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी से। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस फंक्शन को समझिएगा, ये कैसे होता है। देखिए जो जड़ें होती हैं, जड़ों में भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही, अगर आप किसी भी पौधे को अगर कभी उखाड़ कर देखे होंगे तो बहुत पतले पतले रोम होते हैं, एकदम बाल की तरह। तो वो जो रोम होते हैं उनको हम हेयर रूट्स भी बोलते हैं, हेयर रूट्स बोलते हैं। तो हेयर रूट्स का जो मेन कार्य होता है वह परासरण के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। एक प्रश्न ये पूछता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या जो जड़ें होती हैं, जो मूल रोम होते हैं उसके, वह जल को किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करते हैं। याद रखिए जो हेयर रूट्स होते हैं ये जल को किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं, परासरण के द्वारा। परासरण के द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं जल को, ठीक। जब जल अवशोषित हो जाता है तो जल आपका कहाँ पहुँचता है, अवशोषण होने के बाद जल आपका पहुँचता है, मान लीजिए आपका जो तना है यहाँ पर जल पहुँच जाता है अवशोषित होने के बाद। फिर हम जानते हैं कि जल जो है पूरे पेड़ के पूरे भाग में पहुंचना चाहिए। कह सकते हैं कि जो पत्ती है, पत्ती में ना भोजन बनता है, तो पत्तियों तक किसी भी तरह से जल को पहुंचाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जल को ऊपर मतलब पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए एक उत्तक पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइलम उत्तक। ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दारू कोशिकाएं भी इसको बोलते हैं जाइलम उत्तक, एक जाइलम उत्तक पाया जाता है। अब प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि जो तना होता है, ये जो जाइलम उत्तक होता है, यहाँ पर जल आने के बाद यहाँ से तो परासरण के द्वारा अवशोषित हो जाएगा। अवशोषित होने के बाद जल क्या होता है, आखिर में पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केशिकत्व की क्रिया। केशिकत्व की क्रिया
आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा। और ऐसे समझना है नॉर्मली तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग लालटेन या जो अगर क्या बोल दीपक जो होता है, दीपक में जो तेल जो होता है जहाँ ज्वाला होती है वहाँ तक पहुँचता है, तो केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचता है। तो सेम प्रोसेस आपका पेड़ पौधों में भी होता है, जो कि जल को क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ठीक, जाइलम तक होता है। केशिकत्व यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसके द्वारा ये जल ऊपर की तरफ आपका बढ़ता है। समझ गए यहाँ तक? अब जल क्या हो जाएगा आपका, ऊपर तक पहुँच जाएगा। कोई अगर आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, वायुमंडल से मिलता है। वायुमंडल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% है। ठीक ना, अब तेज हो गए आप लोग। अब और कोई पूछेगा पेड़ पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी से कैसे, तो हेयर रूट्स जो होता है, मूल जो रोम होते हैं, मूल रोम हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूल रोम, ठीक ना, बहुत पतले पतले जड़ें होती हैं, इनके द्वारा परासरण के द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके बाद जाइलम ऊतक द्वारा केशिकोत्व क्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ ये विभिन्न भागों में जल आपका क्या होता है, पहुंच जाता है। यानी कि हम लोग 3 चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं कि कच्ची सामग्री क्या क्या है। अब चौथा जो है इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि है इसको हम लोग बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल आपका पाया जाता है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो क्लोरोफिल होता है या पत्तियों में, अगर आप देखिएगा तो पत्तियों में एक विशेष प्रकार का लवक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। इसी हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा दिखाई देता है, क्योंकि जो हरित लवक होता है इसका कलर जो होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में एक खास प्रकार का कलर पाया जाता है, ठीक ना, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, लवक पाया जाता है जो कि हरा होता है, जिसके कारण पत्तियाँ क्या होती है, हरी होती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, इसी हरित लवक के अंदर पाया जाता है आपका पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है कहाँ पर, पत्तियों में, जिसे कि हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। अब जब हम लोग क्लोरोफिल की चर्चा कर लिए हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। ऐसे देखा जाए तो क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम और प्रोटीन का बना होता है। ये तो प्रोटीन का क्वेश्चन नहीं पूछता, ये आगे की क्लासेस में आप पढ़िएगा। लेकिन मेन ये जो क्वेश्चन आपका पूछता है कि क्लोरोफिल में या पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब देखिए क्लोरोफिल पर्णहरित हम देख लिया। अब पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है क्या है, पर्णहरित करता क्या है, जो भी सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है, जो सूर्य का प्रकाश यानी जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है, पत्तियों तक आती है, तो क्लोरोफिल उस सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। याद रखिएगा जो ये क्लोरोफिल यहाँ पर होता है, पर्णहरित जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यह करता क्या है, यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करता है। सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, ठीक ना। फिर जो सौर ऊर्जा अवशोषित करता है, देखेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब लोग पढ़ेंगे इसी में आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इसका प्रयोग होता है। यह हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को यहाँ से बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, तो हरे पौधे कार्बन डाई, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में
सॉरी हरे, ऐसे लिखे, हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वाटर यानी जल, याद रखेंगे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो करते क्या है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है साथ में, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, याद रखिए यहाँ पर 12H2 है, के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं C6H12O6, ठीक ना। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। इसके अलावा सह उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, तो आपका ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है, जल बनता है, ठीक ना। यही अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया, जिसमें हरे पौधे की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ में ऑक्सीजन गैस और जल मुक्त होता है, ठीक ना। आप इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पीछे भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ, याद रखेंगे। पीछे क्लास में मैंने आपको बता दिया था यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। एक चीज़ बस था, परिभाषा लिखना था, परिभाषा आप इसको लिख लीजिएगा, उतना दिमाग लगाइएगा। कभी भी एग्जाम में प्रयास करना होता है यही आपका, कि जो आंसर आप देना, आंसर अपनी भाषा में दीजिए। जब आप आंसर को अपनी भाषा में दीजिएगा, किताबी भाषा में नहीं दीजिएगा, तब जाकर कॉपी चेक करने वाला समझेगा कि जो भी ये बंदा है उस चीज़ को समझ कर आया है, रटा नहीं है। और जब उसको लग गया कि आप समझ कर आए हैं, तो समझिए वो आपको बहुत ही अच्छा नंबर देगा। अगर देख लेगा कि रटा हुआ है तो फिर वो नंबर में कटौती कर लेगा। इसलिए जो भी लिखिए अपने मन से लिखिए, स्पष्ट लिखिए, ठीक ना। ये आपका हो गया क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कच्ची सामग्री चाहिए, वो हमने देख लिया। 4 जो कच्ची सामग्रियाँ होती है इसकी भी चर्चा हो गई, ठीक ना। अब क्या था, ये प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को भी हमने क्या किया, वहाँ पर क्लियर कर देख लिया। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो ये क्रिया होती है वह 2-3 चरणों में संपन्न होती है। मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 स्टेप में होती है। एक होती है प्रकाश की उपस्थिति में, एक होता है अंधेरे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में भी होता है और अंधेरे में भी होता है, 2 तरह से हो सकता है। तो अब उसकी चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह 2 तरह से कैसे होती है। चलिए अब देखते हैं कि हरित लवक को भी, और अब देखें तो हरित लवक की जो संरचना होती है वो भी 2 भागों में होती है। एक पार्ट उसका कहलाता है ग्रेना और एक होता है आपका स्ट्रोमा, ठीक। अगर मैं आपको हरित लवक का फिगर बना कर दिखाऊँ तो हरित लवक का जो फिगर होता है, मान लीजिए है, तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे तो ऐसी एक संरचना पाई जाती है हरित लवक के अंदर, ठीक ना। यह जो संरचना होती है, यह संरचना क्या कहलाती है, यह कहलाती है ग्रेना। और इसमें एक संरचना और पाई जाती है डॉट 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 डॉट, जो कि होता है आपका क्या, स्ट्रोमा, ठीक ना। तो जो हरित लवक होता है, तो हरित लवक के बारे में आप जान चुके थोड़ा बहुत, कि हरित लवक की संरचना कैसे होती है। सिक्कों जैसा जो ढेर होते हैं उसको ग्रेना बोलते हैं, और जो इसमें छोटे छोटे बिंदु जो छिद्र होते हैं इसको लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका पूछता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो 2 चरणों में मुख्यतः संपन्न होती है, ठीक। तो जो पहला जो स्टेप होता है प्रकाश संश्लेषण का, वह आपका संपन्न होता है कहाँ पर, ग्रेना में। और ग्रेना में जब संपन्न होता है तो यह क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम लोग इसे प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। या कभी कभी ये भी देखा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है
कि जो एक साइंटिस्ट थे हिल नाम के, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इसे हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है यहाँ पर ग्रेना में संपन्न होती है और इसको हम हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया में एक्चुअली में होता क्या, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रकाश अभिक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, जो ये पर्णहरित होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है। और मैंने बताया कि जो प्रकाश का अवशोषण होता है उसका यूज कहाँ पर होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़े हैं, जिसमें हम लोग देखते थे कि वाटर दो मॉलिक्यूल में टूटता था, हाइड्रोजन और O2 में। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ भी होता है। जो जल यहाँ से ग्रहण किया गया है जड़ के द्वारा, वो जल क्या होता है, दो भागों में यहाँ पर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक, किसके कारण होता है, तो प्रकाश के कारण होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो ग्रेना में जो क्रिया संपन्न होती है, ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है, मुख्यतः H2O का क्या होता है, अपघटन होता है। एक चीज बताइएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन भी कह सकते हैं। H2O का उपचयन होता है। उपचयन कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन। ये टर्म आप भूले नहीं, केमिस्ट्री में मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा है आपको कि ऑक्सीडेशन को उपचयन बोलते हैं, और जो अवकरण होता है उसको हम लोग क्या है, रिडक्शन बोलते थे। यहाँ पर H2O का क्या होता है, उपचयन होता है, जो कि कहाँ पर ग्रेना में संपन्न होता है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं क्या होता है। H2O ये टूटता है किस चीज़ में, H2 में टूटता है प्लस O2 में टूटता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी हमको 2 ऑक्सीजन करना होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, आपका जो पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, जो स्टोमाटा होता है, उस रंध्रों के द्वारा क्या होता है, ये ऑक्सीजन आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके अलावा एक चीज यही भी हम जान लेते हैं कि जो पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है वो भी क्या होता है आपका, वह इन्हीं स्टोमाटा के द्वारा होता है। स्टोमाटा के बारे में हम लोग डिस्कशन इसके बाद कर लेंगे। ठीक ना, तो स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का निष्कासन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण भी होता है। देखिए, जो यहाँ पर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर H2 क्या हो गया, आपका बच गया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपका वायुमंडल में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यह जो एक प्रोसेस होता है, जो पहला स्टेप होता है, यह ग्रेना में संपन्न होता है, जिसको हम प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक ना, प्रकाश अभिक्रिया, या फिर इसी को अंग्रेजी में देखा जाए तो हम लोग लाइट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, इसी को लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, H2O का, जल का क्या होता है, उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जल के उपचयन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो याद रखिए, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से आता है ऑक्सीजन। याद रखिएगा, वो ऑक्सीजन मिलता है हमें जल से। बहुत लोग हैं ये गलती कर देते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जनरली देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, तो इसी को मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिएगा, फोटोलिसिस ऑफ जो वाटर होता है तो ऑक्सीजन वहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार ये SSC BPSC कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि स्ट्रोमा जो होता है, यहाँ पर जो क्रिया संपन्न होती है वो अंधेरे में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया या फिर डार्क रिएक्शन। देखिए, जो डार्क रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन कहने का मतलब क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के फलस्वरूप जो CO2 होता है वह किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, तो जो ग्लूकोज हमको यहाँ मिलता है C6H12O6,
यानी कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर, जो पौधों का जो भोजन होता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, या ये क्या आपका ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। अब देखिए समझ लीजिए चीज़ को, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण हम देख रहे हैं कि 2 स्टेप में क्लियर आपको हो रहा है। ठीक, पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए भोजन नहीं बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका मुक्त होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा। यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। स्ट्रोमा में जो दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है, सेकंड जो चरण इसका होता है जो कि डार्क रिएक्शन होता है, या अंधेरे में होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होता है, और इसके रिडक्शन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है। और हम जानते हैं यही क्या है, पौधों का क्या है, भोजन है। ठीक ना, पौधों का जो भोजन होता है क्या है, यही ना कार्बोहाइड्रेट, इसको कार्बोहाइड्रेट इसी को बोलते हैं हम लोग, यही आपका क्या पौधों का भोजन है। तो पहले स्टेप में क्या मिला हमको, ऑक्सीजन गैस मिलता है, और सेकेंड स्टेप में क्या मिलता है हमको, भोजन मिलता है। यह जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये संचित कहाँ होता है, याद रखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वह स्टार्च के रूप में, स्टार्च को हम हिंदी में बोलते हैं मंड के रूप में क्या होता है, पत्तियों में यह संचित होता है। स्टार्च के रूप में कहाँ संचित होता है, पत्तियों में संचित हो जाता है, पत्तियों में संचित। देखिए जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं तो कुछ भोजन का उपयोग तो तुरंत कर लेती हैं, लेकिन जो अतिरिक्त भोजन होता है, अतिरिक्त भोजन क्या होता है, वो स्टार्च के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है पत्तियों में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो पेड़ पौधों में जो अतिरिक्त भोजन होता है वह किस रूप में एकत्रित होता है, संचित होता है, तो वह स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित होता है। और फिर जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब पत्तियां क्या करती हैं, उस भोजन का इस्तेमाल कर लेती हैं। इसी तरह से आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा तो हमारे शरीर में भी जो एनर्जी बनती है, जो ग्लूकोज बनता है, तो उस ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। इसकी चर्चा हम आगे मानव पोषण जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। अब एक चीज़ और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, आप लोग बहुत बार सुने होंगे रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आखिर में रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे आपने कभी सोचा लॉजिक क्या है? देखिए पहला चीज़, रात है, अंधेरा है। जब रात को अंधेरा रहेगा तो जो प्रकाश अभिक्रिया होती है यह संपन्न नहीं होगी। जब प्रकाश अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी तो ऑक्सीजन मुक्त होगा नहीं, और पेड़ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही केवल मुक्त करेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है यह स्ट्रोमा में संपन्न होती है, अंधेरे में संपन्न होती है। यह कार्य क्या होता है, अपना जारी रहता है अंधेरे में भी, लेकिन यह काम नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि रात को कभी भी हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वह 2 चरणों में संपन्न हो जाती है। जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे उन सबका मैंने डिस्कशन कर दिया। हाँ, एक चीज़ है कि अब जो हमारा भोजन बनकर तैयार हो चुका है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा भोजन पत्तियों में बनकर तैयार होता है वह तो या तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में रहेगा या फिर किस चीज़ में रहेगा, स्टार्च के रूप में रहेगा, ठीक ना। तो जो ये भोजन तैयार हो जाता है तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि यह भोजन क्या होता है, फिर पौधों के विभिन्न अंग यानी जड़ों तक पहुंचता है। किस ऊतक के द्वारा जड़ों तक पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा ये जड़ों तक पहुंचता है, ठीक ना। यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण लगभग खत्म हो जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम अभी यहीं पर करेंगे। जैसे कि एक हम लोग स्टोमाटा के बारे में देखेंगे क्या होता है, और कुछ 1-2 टॉपिक है जिसकी हम चर्चा अभी यहीं पर करने वाले हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इधर की कुछ चीज़ें मिटाने वाला हूँ, ठीक ना। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए ताकि नोट करने में आपको आसानी हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम मिटाएंगे और उसके बाद कुछ और चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों ने मिस किया कि यहाँ पर 2 आप ऐड कर लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पर और काउंट कीजिएगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए, ठीक ना। बाकी ये सही है। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी रासायनिक अभिक्रिया है,
ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको रेडॉक्स भी बोल सकते हैं। ये ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया है, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है, ठीक। या फिर एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो विकिरण ऊर्जा होती है, इस विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण होता है किस चीज में, यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और जो विकिरण ऊर्जा होता है इसका रूपांतरण होता है, वो होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा क्या है आपका, तो जो आप देखे आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट आपका बन रहा था, जो ग्लूकोज आपका बन रहा था, यही क्या आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो हो गया, अब हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उसकी बात करते हैं। कौन कौन से वैसे फैक्टर हैं, कौन कौन से वैसे कारक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। जल हुआ, जल देखिए अगर कभी हम लोग सोच आपको दिया जाए जल, आप 5 लीटर जल पी सकते हैं, लेकिन आपसे बोला जाए कि आप 10 लीटर जल पीजिए, तो क्या ये संभव है, आप पी सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं कि जो कि उनकी जल संचय करने की मात्रा या लेने की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है, और अधिक आप जल दीजिएगा पौधों को तो फिर वो पौधे सूख जाते हैं, ठीक ना। तो सूखने का मुख्य रीजन यही होता है कि जब जल अधिक उस पौधों को मिलता है तो पत्तियां जो क्या करती हैं, वो जल को क्या करती है, फिर वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में भेजती हैं। और जब अधिक जल हो जाता है तो जल अधिक हो जाने की वजह से क्या होता है, जो स्टोमाटा होता है, ठीक ना, जो स्टोमाटा, जो छोटे छोटे पत्तियों में जो छिद्र होती है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, वो कोशिकाएं क्या होती है, फूल जाती हैं। और जब कोशिकाएं फूल जाती हैं तो फिर वो क्लोज हो जाती हैं। जब क्लोज हो जाती हैं तो जो जल होता है वह छिद्रों के द्वारा बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं, ठीक ना। यहाँ से थोड़ा सा आप स्टोमाटा के बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ये जो स्टोमाटा की संरचना है, ठीक, यह जो हमने पहला बनाया है यह आपका खुला है, खुला स्टोमाटा है, और जो ये है आपका, ये आपका बंद है, बंद है, ठीक। जब खुला रहेगा तो आपको जो छिद्र होगा वो आपको क्लियर दिखाई देगा। यह जो संरचना है दोनों, इसको बोलते हैं हम लोग द्वार कोशिकाएं। और द्वार कोशिकाओं का मुख्य कार्य यही होता है कि जब कभी उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है, या ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, या जो वाष्प है, जलवाष्प, उसको बाहर निकालना है, तो उस समय क्या होता है, यह खुल जाता है। द्वार कोशिकाएं क्या करती है, इसको खोलने का कार्य करती है, और फिर जब काम हो जाता है तो फिर इसको बंद करने का कार्य करती है, ठीक ना। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही क्या है आपका रंध्र है, छोटा छोटा जो रंध्र है आपका। ये जो संरचना होती है यह होती है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक से एक चीज हमको याद आया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया होती है, याद रखिए शुरू से लेकर लास्ट तक की जो प्रक्रिया होती है, सारी की सारी प्रक्रिया इसी हरित लवक के अंदर ही संपन्न होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो याद रखिएगा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में सारी प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक ना। क्योंकि 2 ही इसमें स्टेप होता है, और हरित लवक में ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं जहाँ पे पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक। यहाँ पर द्वार कोशिकाएं आप जान लिए, रंध्र के बारे में जान लिए, हरित लवक जान लिए, ठीक ना, खुला स्टोमाटा, बंद स्टोमाटा देख लिए, ठीक ना। ये यहाँ से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोमाटा होता है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मैक्सिमम जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। लेकिन जो तने होते हैं, जो जड़ होता है, इसके अलावा और भी जो पौधे के जो अंग होते हैं, उन अंगों के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। याद रखिए, कभी भी ये गलत मत कीजिएगा कि केवल स्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और भी जो उसका अंग है तना के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर लाइट की बात करते हैं, तो लाइट देखिए बहुत ही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब जैसे बात करते हैं लाइट में, तो कभी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दृश्य प्रकाश में, विजिबल लाइट में होती है। और हमको मालूम है कि अगर लाइट को अगर हम तोड़ते हैं कभी प्रिज्म के द्वारा, तो 7 वर्णों में टूटता है, जिसको हम विबग्योर शॉर्टकट में जानते हैं। विबग्योर, VIBGYOR
GYOR, R से क्या होता है रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब देखिए यहाँ पर जो रेड, ऑरेंज और येलो होता है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, इसका जो वेव लेंथ होता है वो बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। वेव लेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है इसका अधिक होता है। जो ग्रीन होता है ये लगभग न्यूट्रल होता है, और उसके बाद जो ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है इसका उसके बाद होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी पूछता है प्रकाश से कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो किस रंग में सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे अधिक जो संपन्न होती है तेजी से, वो आपका होता है रेड कलर में। ठीक, यही कारण है कि जब सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें तिरछी आती है तो उस समय जो प्रकाश होता है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो अधिक पहुंचता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वह सुबह में सबसे अधिक होती है और तेजी से होती है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है ब्लू में संपन्न होती है, थोड़ा तेज। याद रखिएगा, ग्रीन ऐसा कलर होता है कि इस कलर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होती है। पूछेगा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो ग्रीन कलर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, नहीं होती है। रेड में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, अब बना सकते हैं। CO2 की बात करते हैं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिट मात्रा में सही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अधिकता हो जाए तब भी पौधे क्या होते हैं, सही से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं। उस समय क्या होता है कि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता हो जाएगी। जब अधिकता हो जाएगी तो पौधे क्या करेंगे, जो स्टोमाटा क्या होगा, इसको बाहर निकालना चाहेगा, और जैसे ही इसको बाहर निकालने के लिए छिद्र को खोलेगा तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर नहीं जाएगा, साथ में जलवाष्प भी बाहर जा सकता है, जिससे कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाएगी। और जब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाएगी तो फिर अधिक पानी की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, और पौधों को सूखने का डर रहता है। इसलिए CO2 भी लिमिट में चाहिए। क्लोरोफिल एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, इसको हम देख चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यह प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है, सौर ऊर्जा को। और तापमान जो होता है, पूछता है यहाँ से एक प्रश्न कि कितना डिग्री सेल्सियस में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह सबसे अधिक होती है। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह एकदम आइडियल कंडीशन है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो अधिक होती है। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।